हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल में टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र मान्य टेस्ट 10 का एनालिसिस। जो मान्य टेस्ट 10 होता है ये होता है आपका 30 मार्च 2025 को। इससे पहले कि हमने सभी पेपर एनालिसिस कर चुके हैं, जिनको हमने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप उनको देख के अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपना स्तर जान सकते हैं कि आपके टेस्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। आप टेस्ट सीरीज से उसका पता लगा सकते हैं। बाकी आपके लिए आज हम एक सूचना भी लेके आए हैं, क्योंकि जब हम 12 जनवरी को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी तब हमने 250 प्लस बच्चों का एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने पेपर बुकलेट वगैरह सभी उपलब्ध करवाई थी। यदि किसी को चाहिए तो आप किस प्रकार जोड़ सकते हो उसको, उसके अंदर पेपर वगैरह और क्या प्रोसेस है वो भी हम आज वीडियो के अंत में बता देंगे आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा मोड मिले। बाकी चॉइस आपकी है, आप किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है पेपर का। जब तक आप पेपर का एनालिसिस करोगे तब आपका पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है, कौन से टॉपिक को कवर कर रहा है। इसलिए पेपर का एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या सुधार करना है, क्या कमी रही, वो भी आपको बताना चाहिए। तभी हमें आगे का वीडियो में उसकी वो मिलती है, हमें गाइड मिलती है कि आगे वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। हमें आप बता देते हो तो उसके आधार पर हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, वरना हमारी तरफ से तो पूरा 100% है ही। तो चलो देखते हैं आप माइनर टेस्ट 10 का एक पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। माइनर 10 टेस्ट का पहला क्वेश्चन आया था आपका 1857 क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंच नामक पत्रिका से संबंधित नहीं था। कैनिंग का दयाभाव, न्याय, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, इन मेमोरियल। तो देखो हमारे दिया हुआ है एक पंचतंत्र था। पंचतंत्र एक चित्र थी, पंचतंत्र नामक पत्रिका। ये 1857 क्रांति की पुस्तिका थी। इसके अंदर आप ये चित्र दर्ज किए गए थे। उसमें कहने का दयाभाव था, न्याय भी था, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध भी था। तो कौन सा नहीं था आपका? इन मेमोरियल नहीं था। इन मेमोरियल नहीं था तो इन मेमोरियल की चित्र है ये किसने बनाया था आपका? जोसेफ नोएल पेंटर ने बनाया था। किसने बनाया था आपका? जोसेफ नोएल पेंटर ने। जोसेफ नोएल पेंटर ने इस चित्र का चित्रांकन किया था। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये दिखाया गया है कि जब 1857 क्रांति हुई थी तब अंग्रेज की जो महिलाओं के बच्चे और महिलाएं हैं वो आपस में लिपटे हुए दिखाया गया है इस चित्र के अंदर, आपके इन मेमोरियल के अंदर। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, सूचीपष्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचीपष्ट में क्रांति के अंदर है और सूची सेकंड में दमन करता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम समझ लेंगे कि क्रांति कब शुरू हुई थी, कब इसका दमन हुआ था। तो पहले तो ये देख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो अवध में थे, अवध में सर कॉलिन कैम्पबेल थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली में कौन थे आपके? दिल्ली में थे आपके, एक मिनट, कैम्पबेल ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ठीक है, अवध तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। दिल्ली में कौन थे आपके? दिल्ली में आपके निकोलस और हडसन थे। निकोलस और हडसन, तो 2 जाएगा। 4 में निकोलस के साथ कौन था? एक हडसन भी था, ये भी आप याद कर लेना साथ में। झांसी में आपके विरोध थे, अंतिम युद्ध झांसी का विरोध के साथ ही हुआ था। इलाहाबाद में आपके कन्नन नील थे। तो आपका आंसर तो क्या हो गया आपका? देखो 3 4 2 1, 3 4 2 1, कौन सी में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो इसको समझते हैं हम। समझते कैसे हैं? देखो पहले तो क्रांतिकारी का नेतृत्व करता कौन था इसमें? क्रांति का नेतृत्व कौन से कहता है इसमें, इस क्वेश्चन में? तो पहला हमें दे रखा है, जगह स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर देखो समापन किसका किया था? समापन। ठीक है, कब हुआ था ये बता देंगे यहाँ पर। तो देखो पहला दे रखा है हमें अवध। क्या दे रखा है हमें? अवध। तो अवध में क्रांति कब शुरू हुई थी? अवध में क्रांति शुरू हुई थी आपकी 4 जून 1857 को। कब हुई थी आपकी? 4 जून 1857 को, 1857 को। और नेतृत्व किसने किया था 4 जून 1857 को? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था आपका? बेगम हजरत महल ने। सर्वाधिक 1857 की क्रांति में सैनिक भाग लिए थे, वो अवध से लिए थे। और इसका दमन किया था आपका कैम्पबेल ने। और कब किया था कैम्पबेल ने इसका समापन? इसका समापन हुआ था इसका मार्च 1858 में। मार्च 1858 में इसका समापन हो गया था। वापस अधिकार कर लिया था कैंपेन ने अवध के ऊपर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें दिल्ली। कौन सा दे रखा है हमें? दिल्ली दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमें? दिल्ली दे रखा है। और दिल्ली में देखो क्रांति हुई थी आपकी 11 या 12 मई को आ सकता है ऑप्शन में, 11 या 12 मई 1857 को। और दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में नेतृत्व किया था आपके, ये तो बख्त खां थे। बख्त खां को याद रखना, बख्त खां। और बख्त खां के साथ कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर
सेकेंड थे। ठीक है। दिल्ली में क्रांति का दमन किसने किया था? दिल्ली में क्रांति का दमन किया था आपके निकोलसन व हडसन। कौन थे इनके साथ? हडसन थे। और कब किया था इसका समापन? सितंबर 1857 में। सितंबर 1857 के अंदर समाप्त हो गया था ये। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा था आपने झांसी। झांसी में भी कब होता आपका? झांसी में होता आपका 4 जून 1857 को ही होता। क्रांति कब हुई थी आपकी? 4 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा चौहान की पुस्तक है, उन्होंने लिखा था ये। और समापन किया था आपके हुई रोज ने। कब? जून 1858 में। दमन मान ले तो समापन या दमन। लास्ट कौन सा था आपका? लास्ट देखो, झांसी के लिए हुई रोज का कथन भी याद रखना कि एकमात्र 1857 में सोए ये औरतों में एकमात्र मर्द है कौन? आपकी झांसी की रानी। ये कथन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन था आपका, कौन सा था आपका? इलाहाबाद। इलाहाबाद क्रांतिकारी का नेतृत्व बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इलाहाबाद में देखो क्रांति तो हुई थी, कब हुई थी आपकी? 6 जून 1857 को। कब हुई थी आपकी? 6 जून 1857 को हुई थी इलाहाबाद में। और आपकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपका? लियाकत अली ने। किसने किया था आपका? लियाकत अली ने। लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। और ये देखो, इसका दमन किसने किया था? कर्नल नी ने। और इसकी कोई डेट नहीं दे रखी कि कब वापस इलाहाबाद पर अधिकार हुआ था अंग्रेजों का। तो देखो, हमने चारों ऑप्शनों को देख लिया। चारों ऑप्शनों की शुरुआत और अंत दोनों देख लिए हमने। और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके एनालिसिस कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 है, मौलवी अब्दुल्ला शाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो अब्दुल्ला शाह है, ये भी आपके क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1857 की क्रांति में। देखो, मौलवी अब्दुल्ला शाह ने चिन्हहाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। बिल्कुल सही है, चिन्हहाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था किसने? मौलवी अब्दुल्ला शाह ने। और ये चिन्हहाट की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 30 जून 1857 को। 30 जून 1857 को इसमें हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। मौलवी अब्दुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलवी अब्दुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। जब ये झांसी निकलती थी, मतलब इसकी जो निकल जाती थी, तो आगे आगे ढोल बजाए जाते थे, पीछे पीछे इनको ये थे, इनके पीछे इनके अनुयायी रहते थे। इस प्रकार ये चलते थे, उनको डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध मिली। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया। ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसका प्रचार किया? आपका जिहाद का प्रचार किया। कब किया था इसने ये प्रचार? 1856 के अंदर। 1856 के अंदर। तो हमें क्या पूछा था? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से तीनों कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3। इसके अलावा तीनों आपके इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा एक और रहता है, इसको किन्होंने इनका नेता किन्होंने चुना था? इनको नेता चुना। कौन सी बटालियन थी जो इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला को अपना नेता चुना? वो थी आपकी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी आपकी? 22वीं नेटिव इन्फेंट्री। इस टीम ने आपकी इसको नेता चुना था। किसको? आपके मौलवी अहमदुल्ला खां को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 क्रांति से संबंधित किस पुस्तक में चर्बी वाली कारतूसों के उपयोग को खाने बताया गया है? तो 1857 की कौन सी पुस्तक है जिसमें चर्बी वाली कारतूसों के उपयोग को खाने बताया गया है? मंजा प्रवास है, या फ्रॉम ईश्वर टू सूबेदार है, या भारत में राष्ट्रवाद है, या द ग्रेट रिबेलियन है? तो ये बताया गया था आपका किसमें? ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम ईश्वर टू सूबेदार। ये पुस्तक किसकी थी? आपकी नारगेट की थी। नारगेट की इनकी रचना थी। तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो, मंजा प्रवास है। मंजा प्रवास पुस्तक किसने लिखी थी? आपकी विष्णु भट्ट गोडसे ने। किसने लिखी थी? आपकी विष्णु भट्ट गोडसे ने। ठीक है। भारत का राष्ट्रवाद है। भारत का राष्ट्रवाद पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? आपकी डॉक्टर सत्या राय ने। डॉक्टर सत्या राय। और द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक इनकी है आपकी। द ग्रेट रिबेलियन है आपके अशोक मेहता की। किनकी है? आपकी अशोक मेहता की। अशोक मेहता। तो चारों याद रखना, चारों पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा जो ये आपके नारगेट दास थे, इन्होंने सीताराम थे आपके, सीताराम थी। सीताराम के द्वारा जो 1861 के अंदर जो आपकी अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे, अवधी भाषा में। ये भी पूछा जा चुका आपका, अवधी भाषा में
क्या लिखे थे इन्होंने? संस्मरण। उनका ही अनुवाद किया था आपके नागेंद्र दास ने, किसमें? आपकी फ्रॉम शिपोद टू सूबेदार के अंदर। ठीक है, याद रखना अपना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। निम्न में से किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन मेला की संज्ञा दी है? कांग्रेस के जो सम्मेलन थे उनको शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी है लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो ये कहा आपके लाला लाजपत राय ने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ जानते हैं। देखो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? आपका पंजाब केसरी बोलते हैं। एक तो क्या बोलते हैं आपकी? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शेर ए पंजाबी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको देखो आप, इन्होंने क्या क्या किया था आपके, देखो इन्होंने अक्टूबर 1917 के अंदर क्या किया था आपके? न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना की थी इन्होंने? न्यूयॉर्क में इन्होंने स्थापना की थी आपके इंडियन होम रूल लीग की। इंडियन होम रूल की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा देखो इनको पंजाब प्रांत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका। पंजाब प्रांत आपका, उसमें किसका नेतृत्व किया था इन्होंने? असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। इसके अलावा देखो आपका सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी इन्होंने कब? 1921 के अंदर। डेट पूछी जा चुकी है इसकी भी। और ये आपकी स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ये कब की थी इन्होंने? 1926 के अंदर। और आपकी जो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी है 1921 में कहाँ पर की थी? लाहौर के अंदर। ये भी याद रखना, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, ये तो आपके लाला लाजपत राय के बारे में हो गया। इनका बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखो, बाल गंगाधर तिलक दे रखा है। इनका उपनाम देख लेते हो यहाँ पर। उपनाम क्या किन किन के नाम से जाना जाता है इनको? देखो एक तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, उपाधियाँ है इनकी, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको किन के नाम से जाना जाता है? बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, बेताज बादशाह। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, महात्मा गांधी ने क्या कहा आपका? आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता। ये किसने कहा आपका? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा है। इसके अलावा देखो आपका जो आपकी भारतीय क्रांति के जनक है जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा है, बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय क्रांति के जनक, भारतीय क्रांति के जनक। ये बाल गंगाधर तिलक है, इनको किसने बोला? ये बोला आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। बाकी ऑप्शन देखो, बिपिन चंद्र पाल है। बिपिन चंद्र पाल का आपका न्यू इंडिया वाला समाचार पत्र पारित किया था इन्होंने, एक तो न्यू इंडिया। इसके अलावा क्या किया था इन्होंने? देखो आपकी जो उदारवादियों का संवैधानिक संघर्ष था, इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तो लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, बिपिन चंद्र पाल। इनका एक कथन है, वो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, उदारवादियों की संवैधानिक संघर्ष था। इस संघर्ष को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। किसकी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा, दी थी इन्होंने। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, उसने आपको तूफान बोला, इनको उपाधि दी है तूफान की।
याद रखना तूफान। अमेरिका का एक समाचार पत्र था जिसने इनको तूफान बोला है, स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका। इनमें से लाला लाजपत राय द्वारा लिखी रचना नहीं है। जो आपकी लाला लाजपत राय, अभी हमने पढ़ा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेर पंजाब थे आपकी लाला लाजपत राय। इनके बारे में इन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? द ओरियन ने लिखी, अनहैप्पी इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो देखो कौन सी पुस्तक है इन्होंने, देखो आपकी अनहैप्पी इंडिया भी इनकी पुस्तक है लाला लाजपत राय की, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया भी आपकी लाला लाजपत राय की पुस्तक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ये भी आपकी लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो कौन सी नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। द ओरियन पुस्तक है ये, द ओरियन पुस्तक है ये 1893 के अंदर किसने लिखी थी? आपके बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब की पुस्तक है आपकी द ओरियन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लाला लाजपत राय के संबंध में असंगत कथन का चयन करना में, असंगत कथन का चयन करते हैं। देखो जवाहरलाल नेहरू ने लाला जी को भारतीय क्रांति, लाला जी को नहीं कहा भारतीय क्रांति का जनक, किसको कहा था आपका? अभी मैंने बताया बाल गंगाधर तिलक को कहा है। किसको कहा आपकी? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो असंगत तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही असंगत हो गया आपका। और इसके बाद में देखो आपके लॉर्ड हार्डिंग ने लाला जी को खतरनाक षड्यंत्रकारी बताया, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। क्या बताया था आपका? खतरनाक षड्यंत्रकारी बताया। लाला जी ने लाहौर में लोक सेवक संस्था की स्थापना की, वो अभी बताया था मैंने। क्या कौन से बताया था आपका? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1921 के अंदर। लाला जी को एटक का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, एटक, ये भी बिल्कुल सही है। तो एटक है, एटक का फुल नाम क्या था आपका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या था आपका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसका अखिल भारतीय एटक का नाम था। इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था किसको? आपके लाला लाजपत राय को। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1920 के अंदर। और ये कहाँ पर हुई थी? आपकी बम्बई के अंदर। कहाँ पर हुई थी? आपकी बम्बई के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका। इसके अलावा मुझे एक कथन और याद आ रहा है, किसका आपका? आपके लॉर्ड हार्डिंग के अलावा एक कथन और आ रहा है मुझे याद, कौन सा था? लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा था कि कांग्रेस बड़ी वफादार है पर लाला लाजपत राय बड़ा खतरनाक है। क्या कहा था इन्होंने? कांग्रेस बड़ी वफादार है पर लाला लाजपत राय बड़ा खतरनाक है। ये कथन भी आप याद कर लेना यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसकी रचना थी? दो गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की थी, लाला लाजपत राय की थी, विपिन चंद्र पाल की थी या वीडी सावरकर की थी? तो ये तो आपको देखो, आपका अभी हमने पढ़ा लाला लाजपत राय की पुस्तकें देखी थी। लाला लाजपत राय की हमने अभी पुस्तकें देखी थी, पीछे कौन कौन सी देखी थी आपकी? अनहैप्पी इंडिया, और कौन सी थी आपकी? द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? तो इनकी आत्मकथा और थी, इनकी आत्मकथा क्या थी? वो थी आपकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इनकी आत्मकथा थी आपकी। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको ये आपकी गीता रहस्य पुस्तक पूछी थी, तो ये आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। विपिन चंद्र पाल की एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। उस पुस्तक का क्या नाम है आपका? हिंदू रिव्यू। क्या है आपका? हिंदू रिव्यू। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, आपका याद रखना भाई। वीडी सावरकर की अब यदि हम पुस्तक याद करना चाहिए तो कौन सी? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम याद कर सकते हो आप, ताकि थोड़ी थोड़ी आप याद करें सभी ऑप्शनों में उनकी पुस्तकें। बाकी तो बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पुस्तकें मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया, गीता रहस्य पुस्तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं भाई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बम्बई में स्वदेशी वस्तु प्रचार सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही है, इसी दिन इन्होंने बम्बई में की। फिर आपके जो विदेशी वस्त्र है उनकी होली जलाई थी इन्होंने, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। केसरी है आपका, इनका समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का। क्या था आपका? समाचार पत्र केसरी में छपे लेखों के आधार पर तिलक को 6 वर्ष का कारावास सजा देकर मांडले कहाँ पर? आपकी बर्मा के अंदर।
मांडलिक जेल कहाँ पर आपकी बर्मा के अंदर है, और 6 वर्ष का कारावास दिया गया था किसको, आपको बाल गंगाधर तिलक को। बिल्कुल सही बात है। कब से कब दिया गया था ये दिया गया था आपको 1908 से 1914 तक, 1908 से 1914 तक। तो आपके दोनों कथन तो सत्य हैं, इसमें एक और दो दोनों सत्य हैं। तो हमें सही कथन पूछा है तो एक और दो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 9 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। तिलक ने विधान परिषद में चुनाव में भाग लेने तथा उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की थी, आपकी अप्रैल 1920 या अप्रैल 1919 या अगस्त, देखो अगस्त 1923 और मार्च 1921 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बाल गंगाधर तिलक है उनकी मृत्यु हो गई थी आपकी 1 अगस्त 1920 को, तिलक दिवस मनाया जाता है इसको। 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होगी, तो ये दो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल, जिसको याद ना हो तो ये चीज़ तो आपको याद होनी, ऑप्शन काटना भी जरूरत है। अप्रैल 1920 या अप्रैल 1919 इन दोनों में आप दें तो ये होती है आपकी अप्रैल 1920 के अंदर, ठीक है। और इस संगठन का जो आपके कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इस संगठन का उद्देश्य था कि भारतीयों द्वारा एक भारतीय संघ बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की, कौन से संगठन ने आपके कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की संगठन ने आपकी भारतीय द्वारा एक भारतीय संघ बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की। क्वेश्चन पूछा गया है आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा कांग्रेस ने एक और कांग्रेस ने क्या, भारतीय गंगाधर तिलक थे, इन्होंने एक स्थापना और की थी किसकी, आपकी 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी, बेलगांव है, और बेलगांव में किसकी स्थापना की थी, आपकी इंडियन होम रूल लीग की इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को। इनका समाचार पत्र था केसरी, जो मराठी भाषा में था। मैंने बार पहले बताना भूल गया, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। समाचार पत्र कौन सा था आपका, केसरी, जो किस भाषा में प्रकाशित होता था, ये मराठी भाषा के अंदर प्रकाशित होता था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बता देता हूँ मैं आपको। तो शिक्षा में क्या योगदान था इनका, देखो एक तो इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, किसको, न्यू इंग्लिश स्कूल, इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने, ये पूना के अंदर की थी आपकी, और कब की थी ये 2 जनवरी 1880 को। कब की थी ये 2 जनवरी 1880 को, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है आपकी। दूसरी देखो ये दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की, दक्खन एजुकेशन सोसाइटी, दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 24 सितंबर 1884 को। कब की थी, 24 सितंबर 1884 को। इसके अलावा इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, कौन सी कॉलेज की, फर्ग्यूसन कॉलेज की। फर्गूसन कॉलेज की स्थापना कब की थी इन्होंने, यह की थी आपकी पुणे के अंदर 1885 में। यह आपके बाल गंगाधर तिलक का शिक्षा में योगदान था। तीनों की डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट ऐसे बनते हैं, डेट पूछ जाती है आपकी फर्स्ट ग्रेड में और सीधा सीधा पूछा जाता है। तो आपका आंसर तो क्या हो गया आपका 10 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका। तो बिपिन चंद्र पाल, अभी आपने पढ़ा था, ये तो हिंदू रिव्यू इनकी पुस्तक थी बिपिन चंद्र पाल की, और इनका जो समाचार पत्र था न्यू इंडिया, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने फेडरल यूनियन के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के पुनर्निर्माण की वकालत की, बिल्कुल सही कथन है, इन्होंने पुनर्निर्माण की वकालत की थी। अपनी कविता, इनकी कविता है देखो कौन सी आपकी, जीर्ण तारी, कविता याद रख लेना, जीर्ण तारी में विपिन चंद्र पाल ने ब्रिटिश व्यापारियों का मातृभूमि नामक जहाज को डुबाने के लिए संकल्पित नाविकों के रूप में चित्रण किया। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, उपरोक्त में से सत्य कथन पूछा है हमने, तो 1 और 2 दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित खतरों पर हमें विचार करना है। फिर से विपिन चंद्र पाल के बारे में खतना आया हमें। इन्होंने भारत और भारतीयों के लिए
कौन सी? भारत और भारतीयों के लिए शीर्षक से प्रकाशित वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन काम किया। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है और इम्पोर्टेंट भी है। वंदे मातरम समाचार पत्र है वो किसका था? आपका विपिन चंद्र पाल। इनके अलावा इनके सहयोगी भी थे इनके साथ। इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने स्वराज्य नामक पत्रिका प्रकाशित की। कौन सी नामक? स्वराज्य नामक पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित की इन्होंने? इंग्लैंड से प्रकाशित की। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 12 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिपिन चंद्र पाल ने अपने किस लेख में बंगाल की महिलाओं से देशभक्ति की शपथ लेने का आह्वान किया था? ब्रोटो था या बंगो विभाग था या अग्नि योगी था या स्वदेश था? वो था आपका ब्रोटो। कौन सी? ब्रोटो। इस लेख में इन्होंने बंगाल की जो महिला है उनसे देशभक्ति की शपथ लेने के लिए आह्वान किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। लालाजी ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर किस वर्ष स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी? अभी मैंने बताया था 1926 के अंदर की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करते हैं हम। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। बिल्कुल गलत है। इन तिलक नेता कौन थे आपके? लाला लाजपत राय थे। लाजपत राय, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने 1921 में बैरिसाल में आयोजित बंगाल क्रांति का सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये बिल्कुल सही है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपके जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय थे, इनका पहला सार्वजनिक भाषण था ना 1882 के अंदर। पहला सार्वजनिक भाषण राजनीति के तौर पर था इनका पहला सार्वजनिक भाषण, वो था 1882 में। और कहाँ पर था ये? अम्बाला के अंदर था। अम्बाला के अंदर था। और इन्होंने इसमें किसका समर्थन किया था? आपकी हिंदी का समर्थन किया था। किसके समर्थन में किया था ये आंदोलन? सार्वजनिक भाषण दिया था ये हिंदी के समर्थन में, ठीक है। ये भी आप याद रखना साथ साथ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 16 क्या था आपका? राजा राममोहन राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा राममोहन राय भी फर्स्ट ग्रेड के लिए ने अपनी किस रचना में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक व दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की? जो न्यू टेस्टामेंट है के नैतिक व दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, स्वाद कौमुदी या गौड़ी व्याकरण? तो ये की थी आपकी प्रशंसा आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। ये लिखी थी कब? ये थी आपके 1820 के अंदर। किसमें? 1820 में। और बाइबल के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? बाइबल के आधार पर थी। ये तो आपका आंसर हो गया। गौड़ी व्याकरण है। ये गौड़ी व्याकरण कब की थी? राजा राममोहन राय ने 1833 के अंदर इसकी रचना की थी। 1833 के अंदर की थी। और स्वाद कौमुदी, स्वाद कौमुदी की भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा में थी। इसकी भाषा कौन सी थी आपकी? बंगाली, बंगाली भाषा में थी, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे आपकी? 1804 में लिखी थी। केसरवाद की प्रशंसा की थी इसके अंदर 1804 के अंदर। और इसमें क्या की थी आपकी? केसरवाद की प्रशंसा, केसरवाद की प्रशंसा। और ये कौन सी भाषा? इसकी भाषा थी आपकी फारसी भाषा। कौन सी भाषा में थी ये? फारसी भाषा में थी, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना साथ साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 17 आपका राजा राम राय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। राजा राममोहन राय ने वरिष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण की वकालत की। तो आपका जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है आपका। राजा राममोहन राय ने 1804 में फारसी में तुह पाते उल मुहावदीन की पुस्तक की रचना की। ये भी आपकी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या था आपका? राजा राममोहन राय ने देश के सहयोग से वर्ष देश में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? आपकी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर की थी? आपकी कलकत्ता के अंदर। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, देखो यहाँ पर आपकी 1825 डेट को मानने इंपॉर्टेंट। तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। किस कॉलेज की स्थापना की थी? आपके वेदांत कॉलेज। ये भी कहाँ पर की थी? आपकी कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और यदि आप विलियम बेंटिंग का क्या सहयोग था, इनके साथ क्या कनेक्शन था, इन्होंने क्या किया था? इनके सहयोग से, विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था।
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित, गैर कानूनी घोषित। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का कोई संबंध नहीं था इनके साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। निम्न में से असत्य कथन, असत्य कथन का चयन करना है। चलो असत्य कथन का हम चयन करते हैं। देखो, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल सत्य कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम सर्वधर्म स्वदेश स्व जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। दयानंद सरस्वती ने जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था इन्होंने। किसका आधारित किया था? आपका क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था इन्होंने, क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था। तो क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। यह छुआछूत समर्थक हिंदू, अरे छुआछूत को हिंदू समाज का अंग माना नहीं, छुआछूत के क्या थे? विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे, विरोधी थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत खत्म हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है? आपके वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है कि आर्य जो समाज है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बारे में, इसके अलावा आपके दयानंद सरस्वती के बारे में एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर हम बात करें तो देखो, दयानंद सरस्वती ने 27 फरवरी 1883 को अपने उदयपुर कहाँ पर? अपने राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में किसकी स्थापना की थी इन्होंने? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। चलो ये भी याद रखना, जो मुझे याद आ जाता है वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया था? देखो सत्यार्थ प्रकाश है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम पूछा जाता है आपके। उदयपुर से कहता है, जोधपुर से कहता है, जयपुर से कहता है, अजमेर से। तो ये क्या कहता है आपका? अजमेर से। ठीक है, तो आंसर तो हो जाएगा आपका अजमेर से कहता। लेकिन अब देखो आपका सत्यार्थ प्रकाश है, आपका कौन सा? आपका सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाशित तो अजमेर से किया था, लेकिन इसकी रचना कहाँ पर हुई थी आपकी? इसकी रचना हुई थी उदयपुर में। कहाँ पर हुई थी आपकी? उदयपुर में। रचना उदयपुर में की थी। कब की थी इन्होंने? दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना उदयपुर में 1876 के अंदर। कब की थी? 1876 के अंदर। और सत्यार्थ प्रकाश था, इसकी भाषा कौन सी थी आपकी? हिंदी। किस भाषा में था ये? हिंदी भाषा में था, हिंदी भाषा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। 21 क्या आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती को राजस्थान में राजकीय मेहमान के रूप में सर्वप्रथम देश में आगमन हुआ था। सर्वप्रथम किस में आगमन हुआ था? आपका जोधपुर में होता, भरतपुर में होता, करौली में होता है, जयपुर में होता। सर्वप्रथम आपका आगमन होता करौली के अंदर। और कब आए थे करौली में? 1865 के अंदर। कब आए थे आपके? 1865 के अंदर करौली में आए थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जो उदयपुर कब आए आपकी? उदयपुर में देखो छतरा में अभी पीछे देखा था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसके अलावा देखो आपकी जोधपुर में कब आए थे? आपकी जोधपुर में आए थे आपकी, ये आए थे जोधपुर इंपॉर्टेंट है, क्यों? 1883 में आए थे। और यहाँ पर आके इन्होंने राजा की जो आपकी शासक था जोधपुर की, उनकी निंदा की थी। निंदा की क्यों की थी? नन्ही जान के कारण। नन्ही जान, यहाँ पर ये पड़ता है, नन्ही जान ने फिर निंदा की तो इन्होंने बुरा मान लिया। बुरा मानने के कारण अपने रसोई के साथ मिलकर इनको क्या दे दिया? जहर दे दिया, जिसके कारण ये क्या हो गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में, स्वामी विवेकानंद आ गए अपने पास, किस संदर्भ निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं हम। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। बिल्कुल सत्य है। कहाँ पर की थी आपकी? 1896 के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। स्वामी विवेकानंद ने 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्म संसद में भाग लिया। ये भी बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद ने 1900 ईस्वी में पेरिस धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकालने का आह्वान किया। यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमें क्या पूछा है? उपरोक्त में से कौन सा सही है? तीनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? आपका लेक्चरर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा,
द स्पिरिचुअल पिलग्रिम, द ट्रेवल ऑफ विविदिशानंद या राजयोग। तो 23 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। और कब प्रकाशित होता है? 1897 में। कब प्रकाशित होता है? ये 1897 के अंदर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। रामकृष्ण मिशन है, इसके बारे में निम्न खतरों पर हम विचार करते हैं अभी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी कब हुई थी? आपकी जुलाई 1897 वेलोर के अंदर हुई थी। बिल्कुल सही कथन है। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा मुख्यतः वेदांत दर्शन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आपकी वेदांत दर्शन पर आधारित थी। ये भी बिल्कुल सही है आपका। रामकृष्ण मिशन ने नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य के साथ सामाजिक सेवा पर बल दिया। बिल्कुल सही है आपका। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वेलोर मठ देख के आना, बहुत ही शानदार वेलोर मठ है, क्योंकि मेरा देखा हुआ है। नहीं देख के आओ तो आप गूगल पर फोटो देख लेना, देख के भी आपका मन होगा हाँ एक दिन जरूर देखे हम। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद की ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जो आपका शिकागो धर्म सम्मेलन है, इसमें विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। विवेकानंद के संबंध में उक्त विचार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क पोस्ट में, द वाशिंगटन पोस्ट में, या न्यूयॉर्क हेराल्ड के अंदर? तो ये होता है आपका न्यूयॉर्क हेराल्ड के अंदर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप देखिए, आपका शिकागो धर्म सम्मेलन है, ये कब हुआ था? ये होता आपका 11 सितंबर 1893 को। कब होता है ये? 11 सितंबर 1893 को हुआ था। और कहाँ पर होता है ये? अमेरिका के अंदर। कहाँ पर होता? अमेरिका के अंदर। और जो आपके विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी किसके सहयोग से ये गए थे यहाँ पर? इनका सहयोग किसने किया था इस धर्म में भाग लेने के लिए? सहयोग किया था अपने खेतड़ी के महाराजा। खेतड़ी अपनी झुंझुनू वाला खेतड़ी है ना, खेतड़ी के महाराजा ने। ठीक है, राजस्थान झुंझुनू, याद रख लेना। इन्होंने इनका सहयोग किया था। इनके सहयोग से ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इनका भाषण था, उनका प्रारंभ कैसे होता है? इनका जो भाषण था ना, भाषण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन्होंने शुरुआत कैसे की थी? प्रिय भाइयों और बहनों से। इनका पहला शब्द था प्रिय भाइयों और बहनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब दिए गए चिन्हों को तथा संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो देखो पहले देखते हैं हम, पहला क्या दे रहा है हमें? पहला दिया हमें 4 8 + 8 × 5 -7 और भाग 1 = 37। ठीक है, यहाँ पर देखो यदि हमें गुणा प्लस की जगह गुणा करना है, गुणा की जगह प्लस करना है, 5 की जगह 4 करना है, 4 की जगह 5 करना है। तो 4 की जगह तो क्या करना है हमें? 5 करना है। प्लस की जगह क्या करना है? गुणा करना है 8, और गुणा की जगह क्या करना है हमें? प्लस करना है, और 5 की जगह क्या करना है हमें? 4 करना है, -7 और भाग 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 8। बोर्डमास के नियम से हम हमेशा सॉल्व किससे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को बोर्डमास के नियम से करते हैं। यहाँ पर देखो पहले भाग वाला करते हैं, तो 7 में 1 का भाग 1 बार जाएगा, तो 7 -7 बचेगा। यहाँ पर देखो फिर करते हैं 8 × 5 = 40, +7 -7, तो 44 में से -7 करेंगे, कितने बचेगा? अभी 37 बचेंगे। तो पहला तो आपका सही है। क्या आपका सही है? दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हमें? 5 × 3 -4 +6 और भाग 2 = -8 आना चाहिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? 5 की जगह क्या करना है हमें? 4 करना है। गुणा की जगह क्या करना है हमें? प्लस करना है 3, -4 की जगह क्या करना है हमें? 4 की जगह 5 करना है, और प्लस की जगह क्या करना है हमें? गुणा करना है 6, और भाग कितना आ जाएगा आपका? 2। तो सबसे पहले भाग वाला करेंगे, 4 + 3 -5, और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार, तो गुणा 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 4 + 3 5 3 -15, 4 और 3 7, 7 -15, -15 + 7 कितना बचेगा आपके? -8 बचेगा। दोनों सही है आपका। तो आपके देखो समीकरण टेस्ट भी सही है, दूसरी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा दोनों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 6 सेमी भुजा के एक घन को रंगा जाता है तथा 1 सेमी घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं किया गया है। तो देखो ऐसे करने के लिए इसको क्या करेंगे? ये अपना क्या है? घन है। देखो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ये इसका घन है, ये इसका घन है, और इसको ए सेमी काटा गया है। तो ए सेमी यहाँ पर, ए सेमी ऊपर से छोड़ेंगे, ए सेमी नीचे से छोड़ेंगे, साइड से एक सेमी यहाँ पर छोड़ेंगे, एक सेमी यहाँ से छोड़ेंगे। ऐसा क्या करेंगे हम? ए सेमी पीछे से छोड़ेंगे, पीछे वाला ए सेमी ये, एक सेमी ये, एक सेमी ये, और ये सेमी ये, एक सेमी ये, और इसको करेंगे ऐसे पूरा करो। ये
यानी एक एक सेमी चारों माइनस पूरे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा, देखो घन का क्या हो जाएगा आपका एक सेमी, यानी एक ये वाला ऊपर वाला, एक सेमी ये अपना, यानी एक एक दो कम करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 है, टोटल कितना दे रखा है 6, डायरेक्ट करिए माइनस का 1 कम करना है साइड वाला, और एक -1 नहीं करना है, अपॉन क्यूब बटा एक सेमी के सभी क्यूब हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो 6 -1 6 -2 हो जाएगी, 6 में से 2 गए तो कितना बचे 4, 4 का क्यूब बटा 1 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64। तो 64 करने से जो एक तरफ से भी रंगे हुए नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और वैसे करना चाहो डायरेक्ट, तो वैसे करना जो पूरा आयतन कितना होता है 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, घन का हो जाएगा 6 का क्यूब 216। फिर एक एक को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 -2, 6 -2 और 6 -2। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 4 × 4 × 4, तो क्या हो जाएगा आपका 64। फॉर्मूले से करें तो ऐसे होगा, और डायरेक्ट करें ट्रिक आपकी ये है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। व्यंजक 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 में प्लस माइनस गुणा के प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाए तो व्यंजक का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या होगा आपका, देखो सभी में 2 मान रखे करने, इसको चेक करना था हमें। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 2 माइनस लूँ तो 5 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 2 और गुणा 1 लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका 5 माइनस का 4 माइनस का 3 और 2 से गुणा करेंगे 2। तो यहाँ पर 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और -7 और 7 4 और -3 कितना हो जाएगा 7, तो बराबर 0 हो जाएगा। क्या 0 ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक पास्य को निम्नलिखित चित्रों पर में विचार कीजिए। ये पासा दिया हुआ 3 के सम्मुख कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो 3 के सम्मुख देखो, इनमें से ऐसे 2 घन चुनो, पासे चुनो जिनमें आपके सेम हो 2। देखो इसमें ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये दोनों सेम है, इन दोनों को मत चुनो एक बार। तो आप ये देखो फर्स्ट और थर्ड को ले लो, फर्स्ट और थर्ड से, क्योंकि इनमें एक बेनेस्ट आ रहा है, एक ही बेनेस्ट आ रहा है। तो देखो फर्स्ट और 6 एक बार मैं लगाऊँ यहाँ पर, चलो ऐसे ले लो ना, फर्स्ट और 6 कॉमन आ रहा है। तो बेनेस्ट क्या आ रहा है आपका, ओवेनेस्ट आ रहा है आपका 6, ठीक है, इन दोनों में सेम आ रहा है, बाकी हम तो इनमें 2 आ रहा है। तो 1 और 3 से कर देते हैं हम ना, 1 और 3। तो फिर देखो घड़ी की दिशा में चलेंगे, किस में चलेंगे हम, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 6 2 और 3, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 6 5 और 4। तो ये आपके विपरीत हो जाएंगे समथिंग। तो ये तो बेनेस्ट हो गया। देखो 2 का विपरीत क्या आपका 5 है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4। हमें क्या बचा, 3 के सम्मुख क्या बचा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। 3 के सम्मुख क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, और 6 के सम्मुख क्या बचेगा आपका 1। ये भी याद कर लेना साथ ही। तो आपका ऑप्शन हो गया 2 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। ये 30 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आ चुका आपका। तो 2 कंडीशन दे रखी है हमने। पहली कंडीशन दे रखी है पी डॉलर क्यू बराबर p² + q² माइनस का pq, और p@ q बराबर दे रखा है हमें pq माइनस का p और माइनस का q। ये 2 कंडीशन दे रखी है हमें। इसको कंडीशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखो 3@ दे रखा है और $4 दे रखा है। पहले तो 3@ को हल करेंगे, 3@ कौन सी कंडीशन से हल करेंगे, आपकी कंडीशन नंबर 2 से। तो इसमें करो क्या आ जाएगा, पी का मान तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 6 माइनस का 3 और माइनस का 6, तो 3 × 6 18 माइनस का 9, तो कितना आ गया आपका 9। तो ये तो 9 फिर करेंगे हम $4, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन से। तो पी का मान आपके हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर 81 + 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 चौक 36। तो 81 16 कितना हो गया आपकी 6 और 1 7, 97 97 माइनस 36, 97 36 के जाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 6 61। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका। निम्न में से कौन सी का संख्या समूह है यदि अक्षरों के स्थान पर बाएं से दाएं रखा जाए तो दिए गए समीकरण फिट होगा। तो देखो मैं ऑप्शन से डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। A × B भाग C माइनस का D और प्लस का E बराबर 14 है। तो यहाँ से देखो बाएं से दाएं रखना है। मैं ऑप्शन नंबर 2 से सॉल्व करूँगा क्योंकि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो यहाँ से देखो A बराबर कितना है आपका 4, B बराबर कितना है आपका 3, C बराबर कितना है आपका 2, D बराबर कितना है आपका 5 और E बराबर कितना है आपका 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 4 × 3 भाग 2 माइनस D का मान कितना आपका 5 और E का मान कितना प्लस E का मान आपका 13 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका देखो यहाँ से इसमें 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 × 3 माइनस का 5 प्लस का 13। तो यहाँ से कितना है आपका देखो 3 दूनी 6 माइनस का 5 प्लस का 13। तो 13 6 कितना हो गया आपकी 19, 19 माइनस 5 तो कितने आपकी 14 और क्या आ रहा होगा बराबर 14 आ रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 31
आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में वही संबंध रखता है जो पहले शब्द दूसरे संबंध से रखता है। देखो गुरुत्वाकर्षण की खोज की जा सकती है, गुरुत्वाकर्षण की खोज की जा सकती है, ठीक है। तो फोन का क्या किया जा सकता है, आविष्कार किया जा सकता है। फोन का क्या, टेलीफोन का क्या किया जा सकता है, आपका आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 यदि ई का अर्थ प्लस, एफ का अर्थ गुणा, जी का अर्थ भाग और एच का अर्थ माइनस है तो 81, एच का अर्थ क्या है आपका माइनस, ठीक है, 1, जी का अर्थ क्या है आपका भाग 17, एफ का अर्थ क्या है आपका गुणा 102 और जी का अर्थ क्या है आपका भाग 6, एफ का अर्थ क्या है आपका गुणा 34 और एच का अर्थ क्या है आपका माइनस का 6। तो देखो इसको पहले 102 है ना, 102 लिख दिया मैंने। तो इसको हल करने से पहले देखो आपको इसको क्रम में लिख लो, ताकि यहाँ पर देखो कन्फ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो इसमें। तो 1 - 1 ये कितना आपका 1/17 है, फिर गुणा में आपका 102, फिर इसके भाग में 6, फिर गुणा में आपकी 34, फिर -6, ये ऐसे बन रहा है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 का भाग 102 में कितने बार जाएगा आपका 6 एकम 6 और 6 संते 42, 17 आ गया। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 81 - 1 गुणा 34 और माइनस का 6। तो यहाँ से क्या है आपका 81 और 34 को 1 से गुणा करेंगे तो 34 आएगा आपका माइनस का 6। तो 81, 34 और -6, -34 -6 40। तो 81 में 40 के तो कितना बचे आपको 41 बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सॉरी 34 रह गया, 34 देखते हैं। 34 वैसे करेंगे हम, देखो कॉमन कौन से में आ रहा है, 2 से कर लेंगे हम कॉमन। देखो इन दोनों में CA कॉमन आ रहा है, तो घड़ी की दिशा में चलो, देखो CA, AC और OC, फिर देखो CA, KD और KC। हमें किसका पूछा था, आपका OC का पूछा था, OC के फलक के विपरीत। तो OC के फलक के विपरीत ये OC है, ठीक है। ये देखो CA, C के बाद AC, AC के बाद OC, ठीक है। फिर CA, C के बाद में KD, KD के बाद में KC। तो OC का विपरीत क्या हो जाएगा आपका KC हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऐसे नहीं दो दो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ को ले लेना 2 को, फिर उनको घड़ी की दिशा में घुमा लेना, जो कॉमन आए वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या दिया हुआ हमें, निम्नलिखित प्रश्न को दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चुनिए। तो संबंधित अक्षर युग्म चुनना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, देखो FRA, R अनुपात दे रखा है हमें, L अक्ष, G अक्ष दे रखा है, ठीक है। F किस पर आता है, अंग्रेजी के अक्षरों में 6 पर आता है, ठीक है। R किस पर आता है आपका 18 पर आता है, A किस पर आता है आपका 1 पर आता है, R किस पर आता है 18 पर आता है, ठीक है। L किस पर आता है आपका, L आता है आपका 12 पर, अक्ष किस पर आता है आपका 24 पर, 24, जी किस पर आता है आपका 7 पर, अक्ष किस पर आता है 24 पर। तो इसको कैसे करें, देखो 18 में +6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 24 आएंगे, ठीक है। फिर देखो आपका 1 में +6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। फिर देखो 18 में वापस +6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 18 में +6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। कितना आ रहा है आपका +6 जोड़ने पर 24। फिर देखो आपका 6 में यदि +6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा। तो ये वाला कंडीशन बन रही है आपकी। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पर बन रही है वही आप देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। DAPN में बन रही है आपकी, अनुपात JGVT में, ठीक है। देखो यहाँ पर D किस पर आपका 4 पर आता है, A 1 पर आता है, P किस पर आता है आपका 16 पर आता है, N किस पर आता है आपका 14 पर आता है, ठीक है। J किस पर आता है 10 पर आता है, G 7 पर आता है, V 22 पर आता है और T 20 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 पर 20, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 पर V आ जाएगा। और 1 में देखो 1 में 6 जोड़ेंगे +6 जोड़ेंगे तो 7 पर G आ जाएगा। और आपका 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो आपका संतुष्ट कौन सा कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, इसे 125 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। ए फलक एवं 2 फलकों पर रंगे छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो देखो ये फॉर्मूले से करते हैं डायरेक्ट। सूत्र क्या होता है इनका, जब एक फलक रंगा हो, एक फलक रंगा हो तो होता है आपका 6n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब 2 फलक रंगे हो
2 फलक रंगे हों तो क्या होता है आपका 12n-2 होते हैं, क्योंकि फलक कितने हो जाएंगे आपके 2 रंगे तो 6 फलक हो जाएंगे। बिना रंगे हुए तो ये क्या होता है आपका n-1 का होल क्यूब। क्या होता है आपका n-1 का होल क्यूब। ये फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर देखो कितना दे रखा है हमें 125 सेमी दे रखा है। 125 सेमी दे रखा है तो घन का आयतन दे रखा है कितना 100 सेमी। तो घन का आयतन क्या होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा क्यूब कितना दे रखा है हमें 125। तो भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, भुजा हो जाएगी यहाँ से 5। तो n का मान कितना आ गया आपका 5। n का मान तो आ गया आपका 5। यहाँ पर देखो हमें क्या पूछा है पहला, एक फलक से रंगा हुआ। तो एक फलक से रंगा हुआ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक फलक वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फलक वाला हो जाएगा आपका 6, n का मान 5 हो गया, 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 6। 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर बराबर 6 × 9 तो कितना हो गया आपका 6×9 = 54। दूसरा 2 फलकों पर रंगे वाले घनों की संख्या। 2 फलकों में कौन सा आपका 12n-2 वाला। तो 2 फलकों पर रंगे वाला 2 फलकों पर आ जाएगा आपका 12, n का मान 5 आ गया, 5 - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। और 5 में से 2 गए तो × 3 तो 12 को 12 × 24 बातें 36। इन दोनों का क्या पूछा है हमें, अंतर पूछा है। क्या पूछा है हमें, अंतर क्या होगा, छोटे घनों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 54 में से 36 गए तो कितने बचे आपके 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 8 और 4 में से 3 गए तो 1 18। तो आपका आंसर क्या होगा 18 होगा। तो देखो 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। निम्न में से आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सी विकल्प आकृति संभव है। तो देखो घन बनाते हैं तो घन को देखो 1 और 3 लेते हैं, 1 और 3 लेते हैं, 2 तो ये आ गए, 1 और 3 ये जाते हैं और 1 और 3 ये आते हैं। तो ये कंडीशन बन सकती है, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन ये नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पास पास में नहीं आएंगे। देखो ये दोनों पास पास में दे रखे, पास पास में कभी नहीं आएंगे, एक दूसरे के विपरीत आएंगे। क्या आएंगे कि एक दूसरे के सम्मुख आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं है, कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। निम्न में से समीकरणों की संख्याओं और चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने से दिया गया समीकरण संतुलित होगा। तो यहाँ पर देखो दे रखा है हमें, पहले ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 से करते हैं पहला। तो 4 के स्थान पर 8 लेना है और 8 के स्थान पर 4 लेना है, गुणा के पर माइनस लेना है, माइनस के स्थान पर गुणा लेना है। तो हमें दिया हुआ क्या है आपके 9 + 7 - 4 भाग 8 भाग 2 गुणा 5 दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर क्या दिया हुआ हमें 32। तो देखो 4 के स्थान पर 8 तो 9 प्लस ऐसा क्या 7, माइनस के स्थान पर क्या करना है हमें गुणा करना है 4 और 4 के स्थान पर 8 करना है। 4 के स्थान पर क्या करना है 8 भाग 8 के स्थान पर क्या करना है हमें 4 भाग 2 और गुणा के स्थान पर क्या करना है -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले कोष्टक वाला करते हैं बॉडमास के नियम से। तो 7 × 8 कोष्टक में यदि भाग देंगे 2 का, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 आ जाएगा -5। 8 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 9 7 × 7 × 4 -5। फिर गुणा वाला करते 9 + 7 = 28 माइनस का 5। तो यहाँ पर देखो 28 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 28 से 9 कितने हो जाएंगे 37 -5 और 37 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके 32 बचेंगे। क्या आ रहा है आपके 32 आ रहा है। तो आपका आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो 38 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। एक घन को विभिन्न रंगों की 6 फलक, लाल फलक, देखो एक घन बनाना है हमें, घन बनाओ पहले। तो ये अपना घन है। देखो लाल फलक काले फलक के विपरीत है। तो लाल है, सॉरी लाल है, लाल फलक वो किसके विपरीत आपके काले फलक के विपरीत है। ठीक है, नीला फलक सफेद फलक के निकट है। तो नीला फलक है वो सफेद फलक के निकट है, ये भी याद रखना। नीला है वो सफेद के निकट है। ठीक है, और भूरा फलक नीले फलक के निकट है और भूरा फलक है वो आपके नीले फलक के निकट है। तो देखो इसमें और क्या दे रखा है, लाल फलक नीचे है। तो लाल फलक नीचे यानी ये नीचे वाला फलक है ये लाल है, क्या आपका लाल है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा आपका काला। ये कौन सा हो जाएगा काला, काला तो दिख रहा है काला ये। ठीक है, तो फिर लाल हो गया काला हो गया। ठीक है, नीला है सफ़ेद के निकट है, नीला है सफ़ेद के निकट है। तो यहाँ पर देखो आपका सफ़ेद के निकट है नीला। तो मान लो ये सफ़ेद है और ये नीले के निकट है, तो सामने वाला नीला हो जाएगा। और इसके निकट क्या है आपका सफ़ेद, नीले के निकट क्या है आपका
नीले के निकट ही कौन सा आपका भूरा, नीले के निकट यानी इधर वाला भूरा हो जाएगा। तो पीछे वाला आपको पूछा भूरे के विपरीत क्या बचेगा, ये भूरा हो गया तो भूरा के विपरीत ये वाला, ये तो आपका भूरा का विपरीत। इधर भूरा है तो इधर मान लो इधर भूरा है तो इसके समूह कौन सा रह गया, इधर सफ़ेद। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसे दो शब्दों को आपस में उसी प्रकार संबंधित है निम्न युग्म शब्द है। देखो अनिद्रा रोग है, अनिद्रा रोग है वो किससे संबंधित है, आपकी निंद्रा से संबंधित है। तो आपके जो अखलाट रोग है, हकलाट, वो किससे संबंधित है, आपकी भाषण से, भाषण से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना के को तैयार करने के सोपानों का प्रथम सोपान है। ये आपके 2024 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में संसद विभाग का एग्जाम होता अभी आपका फर्स्ट ग्रेड का उसका है। इसमें तो क्या पूछा, उसमें क्रम पूछा था, इनका क्रम पूछा था। तो योजना निर्माण है, योजना क्रियान्विति है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण है, योजना का मूल्यांकन है। तो सबसे पहला सोपान है वो है आपका आवश्यकताओं का सर्वेक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा 41 में, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि सोपान कितने आपके, संस्थागत योजना के सोपान कितने आपके, सोपान आपके 7 और इनका क्रम महत्वपूर्ण है तो क्रम से याद करो। तो सबसे पहले तो क्या आपका आवश्यकताओं का संरक्षण। बाकी आज हम शैक्षणिक योजना की वो करेंगे, क्लास करेंगे हम अलग से, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका करेंगे। तो सभी का पूरा अच्छे से आपको एनालिसिस कर देंगे सभी क्वेश्चनों का, ताकि आपको सभी क्रम वगैरह सभी याद करवाने की कोशिश करूँगा उसमें। दूसरा आपका विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, क्या क्या उपलब्ध संसाधन है। सर्वेक्षण कर लिया हमने, संसाधन कर लिया, तो आप क्या करते हैं, हम योजना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं हम, योजना का निर्माण करते हैं। योजना के निर्माण के बाद में क्या करते हैं हम, योजना के निर्माण में क्या करते हैं हम, सॉरी 7 6 थे अपने सोपान, मैंने 7 लिख दिया क्या, अच्छा ठीक है 6 याद रखना। चौथा क्या करते हैं, योजना का निर्माण। योजना के निर्माण के बाद में क्या करते हैं हम, प्रारूप तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है। फिर 5वां क्या था इनमें, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन करते हैं। योजना क्रियान्वयन के बाद में 6ठा था आपका मूल्यांकन। लास्ट कौन सा था आपका, मूल्यांकन। देखो प्रथम पूछा तो लास्ट में तो पूछ सकते हैं, मूल्यांकन है लास्ट, कौन सा आपका मूल्यांकन, ठीक है। तो ये मैंने 7 सोपान 6 सोपान बता दिए आपके। संस्थागत योजना के 6 सोपान होते हैं आपके, 6 सोपान बता दिए। मुझे 7 क्यों याद आ रही है बार बार, क्योंकि 7 इसलिए याद आ रही है क्योंकि एक क्वेश्चन है उसमें 7 है, वो संस्थागत नियोजन से संबंधित है वो भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, देखते हैं हम। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया। तो पहले तो आपके पक्ष है, संस्थागत नियोजन के पक्ष कितने, आपके 4 पक्ष है इन चारों क्षेत्रों को। ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, एग्जाम 2024 संसद विभाग में आता है। तो आपको क्या पूछा, प्रार्थना सभा किस में सम्मिलित किया गया, आपका शैक्षिक पक्ष में, शैक्षिक पक्ष में, भौतिक पक्ष में या अभिभावी पक्ष। तो आपका संस्था नियोजन का क्षेत्र ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका शैक्षिक पक्ष के अंदर था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपका 2024 में पूछा गया था, वही आपका क्वेश्चन डेटो कॉपी कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर क्षेत्र बता रहा था मैं, क्षेत्र कितने आपके 4, इन क्षेत्रों का वर्णन भी करेंगे हम जब अपनी क्लास होगी उनमें। बाकी 4 कौन कौन से वो लिख लीजिए आपके। ये तो आपका शैक्षिक पक्ष है। दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा आपका शैक्षिक है। तीसरा आपका भौतिक है, 3 तो हमें दे रखी, और चौथा आपका विविध है। कौन सा आपका, विविध क्षेत्र। ये आपकी 4 क्षेत्र है, ठीक है, ये 4 याद रखना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य, संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या है आपका, यह हमें बताना है आपको। तो देखो आपको शैक्षिक संस्था में संरचना में सुधार करना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। पाठ्य सहायगामी कार्यक्रमों को विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। संस्था की शिक्षण प्रक्रिया को उचित निर्देशन देना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। कोर्ट पूछा था हमें, तो कोर्ट 1 2 3 तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, क्या आपका, राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय योजना को अनिवार्य किस वर्ष बनाया गया। तो विद्यालय योजना है उसको अनिवार्य किस वर्ष बनाया गया, 1964-65 में, 1972-73 में, 1991-92 में, 2001-2 में। तो ये अनिवार्य रूप से बनाया गया था आपका 1972-73 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया, देखो आपका जो कोठारी आयोग था, क्या आपका कोठारी आयोग, कोठारी आयोग कब आया था आपका 1964-66 में, 64-66 का था कोठारी आयोग। इसने सिफारिश की थी, क्या की थी इसने, सिफारिश, इसने सिफारिश की। तब आपका जो आपका
शिक्षा विभाग राजस्थान है आपका, शिक्षा विभाग मान लो, शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग राजस्थान। शिक्षा विभाग राजस्थान ने 1968 में, अगस्त 1968 में क्या किया, इसका रूपरेखा तैयार की। अगस्त 1968 में रूपरेखा तैयार की। क्या तैयार की? रूपरेखा तैयार की इसकी। और फिर 1972-73 से अनिवार्य रूप से लागू हो गया, अनिवार्य रूप से लागू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता है? तो क्षेत्रीय संगठन है, प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता, ये हमें बताना है। तो कौन सा नहीं रखता? देखो, पार्टी सहगामी क्रिया रखती है आपकी, समय सारणी भी रखती है, संस्था का नियोजन भी रखता है, लेकिन जनसंख्या शिक्षा है ये आपकी संगठन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखती। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 46 क्या आपका, आरटी एक्ट 2009 की धारा में उल्लेखित है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बनाया जाएगा। कौन सी धारा है वो? धारा 19 है, धारा 22 है, धारा 25 है या धारा 29 है? तो धारा आपकी धारा 22। कौन सी धारा है आपकी? धारा 22। और प्राथमिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, तो वार्षिक योजना कौन सी, कितनी वर्षीय बनेगी आपकी? 3 वर्षीय योजना बनेगी, 3 वर्षीय योजना। कौन सी योजना बनेगी आपकी? 3 वर्षीय योजना बनाई जाती है प्राथमिक शिक्षा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, आपको शैक्षिक पर्यवेक्षण है उसकी आपकी महत्वपूर्ण और प्रजातांत्रिक विशेषता होती है। औपचारिक मात्र नहीं होता है, औपचारिक मात्र किसमें होता है आपका? निरीक्षण में। किसमें होता है आपका? शैक्षिक निरीक्षण में होता है, ठीक है। शैक्षिक निरीक्षण में औपचारिक मात्र होता है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये विशेषता आपकी शैक्षिक निरीक्षण की। तीसरी देखो, आप शिक्षण अधिगम में सुधार लाना, ये भी है। संपूर्ण शैक्षिक रखना, ये भी है। बाकी हम शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक क्लास लेंगे अलग से, उसमें आपको पूरा बताएगी पूरी डिटेल से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। देखो नेक्स्ट 48 देखते हैं हम। किस समिति ने यह माना कि शिक्षा पर्यवेक्षण का कार्य यांत्रिक तथा नैतिकी रह गया? कौन सी समिति थी जिसने ये माना कि जो पर्यवेक्षण का कार्य यांत्रिक तथा नैतिकी रह गया? हैटोंग समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, माध्यमिक शिक्षा आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग? तो ये माना था आपके आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये कब हुई थी आपकी? 1949 की समिति थी। कब? 1949 की समिति थी। हैटोग समिति थी, ये कब की थी आपकी? 1929। और इसने क्या माना? इसने माना था कि जो पर्यवेक्षकों की संख्या है ना, अपर्याप्त होने के कारण, पर्यवेक्षकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, अपर्याप्त होने के कारण अपर्याप्त होने के कारण शिक्षा में अपव्यय की मात्रा अधिक होती है, अपव्यय की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय ये कब का है आपका? इससे पहले आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग को देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब का था आपको? 1953। इन्होंने क्या, अन्य के स्थानों पर पर्यवेक्षण केवल औपचारिक ही रहता है। इस सिफारिश ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण है वह अन्य के स्थानों पर, अन्य के स्थानों पर पर्यवेक्षण केवल औपचारिक ही रहता है, औपचारिक ही रहता है। यह आपकी शिक्षा माध्यमिक आयोग है, इसने माना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो समिति थी, इस कब हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग? ये था आपका 1919 का, 1919 का आयोग था ये। और इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना था कि आपका पर्यवेक्षण बहुत ही शीघ्रता से होता है। जो आपका पर्यवेक्षण कार्य है बहुत ही शीघ्रता से होता है। तो हमने चारों ऑप्शनों का वर्णन कर लिया, आपका आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न से कौन सी विशेषता आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण की है? कौन सी विशेषता आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण की ये बतानी। जो आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण है ये आपका अल्प अवधि तक नहीं होता, आपका ये क्या होता है? आपका सतत होता है, ठीक है। ये तो नहीं है आपकी। एक प्राचीन अवदान है जो नहीं, ये क्या है आपकी सकारात्मक अवदान है, ये भी नहीं है। ये बाध्यकारी एवं असहयोगी नहीं है, सहयोगी और अबाध्यकारी ये भी नहीं है। यह विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये तीनों विशेषता किसकी? आपकी पर्यवेक्षक निरीक्षण की। किसकी? आपकी शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं हैं।
शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, देखो दोनों सभी क्वेश्चन है इसमें कवर कराने की कोशिश की है कलाम ने, बहुत ही अच्छा काम है। प्रयोगक्षण को किस प्रयोगक्षण जो जिस इस व्यवहार पर आधारित है, मैंने इससे ऐसा करने को कहा, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन आपका संस्कृत विभाग में आया था आपका, ये भी 2024 में। प्रयोगक्षण प्रेरणा परीक्षण है, रचनात्मक परीक्षण है, निरकुश परीक्षण है, निवारण परीक्षण है। तो मैंने इससे ऐसा करने को कहा, ये क्या आपका निरकुश परीक्षण है। कौन सा आपका निरकुश परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 50 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस विचारक ने परीक्षण को शिक्षण विकास का सुनियोजित कार्यक्रम बनाया। तो देखो आपके जो आपका शिक्षण विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, ये विल्स ने बनाया, भट्ट ने बनाया, जॉन ए भट्टकी ने बनाया, सी अय्यर ने बनाया। तो ये आपके भट्ट ने बनाया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। भट्टकी की परिभाषा क्या थी। भट्टकी की परिभाषा थी उत्तम प्रेक्षण का सदैव शिक्षक का विकास, छात्र प्रगति और शिक्षण अधिगम में सुधार से होता है। मैं लिख देता हूँ इनकी परिभाषा। इन्होंने क्या कहा था कि उत्तम प्रेक्षण है ना, उत्तम पर्यवेक्षण, जो आपका उत्तम पर्यवेक्षण है का सदैव शिक्षक विकास, ये 3 शब्द याद रखना आप, शिक्षक विकास, छात्र प्रगति और शिक्षण अधिगम में सुधार लाना से होता है। शिक्षण अधिगम में सुधार से होता है, शिक्षण अधिगम में सुधार, यह आपकी भट्टकी की परिभाषा थी। विल्स कहता अध्यापक ने एवं अधिगम से में सेठ विकास। विल्स की परिभाषा कहती है आपकी, देखो अध्यापन एवं अधिगम में श्रेष्ठ विकास। आपको इन तीनों चारों की परिभाषा याद होती तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाते, नहीं इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। सी ए आई है, सी ए आई की यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सी ए आई की परिभाषा कहती है आपकी समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक। जो आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो क्या है आपकी, जो आपकी समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। क्या आपका गत्यात्मक। मैंने चारों की परिभाषा आपको बता दी है यहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का आधार नहीं है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का आधार कौन सा नहीं है, तो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में कभी कठोरता नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 52 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं का सही युग्म है। तो भारत में पर्यवेक्षण है संबंधी समस्याओं का सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर पर्यवेक्षकों का अभाव है, बिल्कुल अभाव है पर्यवेक्षकों का। भारत में पर्यवेक्षकों का उचित प्रशिक्षण नहीं होना, उचित प्रशिक्षण नहीं होता है पर्यवेक्षकों। पर्यवेक्षक जाते हैं विद्यालय में और देख देख के वापस आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनको। अध्यापकों को समुचित निर्देश का अभाव, सामाजिक ये भी आपकी क्या है, राजस्थान में समस्या का प्रमुख कारण है अध्यापकों को समुचित निर्देश का अभाव है। तो आपकी दो समस्याओं का सही युग्म है तीनों है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 भट्टकी ने भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर प्रेक्षण को कितने प्रकार बताए। देखो भट्टकी है, इन्होंने भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर प्रेक्षण के प्रकार 5 बताए, 8 बताए या 7 बताए या 10 बताए। तो ये बताए थे उन्होंने 5। कितने बताए थे आपके 5 कौन से बताए थे वे बता देता हूँ। इनका क्रम आपको याद करना है, मुझे क्रम अभी पता नहीं है तो मैं बिना क्रम के लिख रहा हूँ, लेकिन आप इनका क्रम भी देख लेना, पूछ सकते हैं। देखो पहला एक था आपका निरंकुश था, और दूसरा था आपका नियंत्रणात्मक एवं निरोधात्मक। दूसरा कौन सा था आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा था आपका नियंत्रणात्मक अथवा निरोधात्मक। तीसरा था आपका वैज्ञानिक, एक था सहयोगी, चौथा सहयोगी, और पांचवा कौन सा था आपका रचनात्मक। ये आपके 5 से बताए, आपके प्रकार बताए किसने, आपके भट्टकी ने। ये भी याद रखना, बाकी क्रम आपको याद करना है क्योंकि क्रम पूछा जाता है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र में समाहित है। शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र में क्या क्या समाहित है। देखो शिक्षण अधिगम में संबंधित तथ्य हैं, ये बिल्कुल समाहित है। अनुशासन में समाहित है, विधार्य में आर्थिक स्थिति समाहित है। तो यहाँ पर देखो तीनों समाहित है, 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, माँ बावचर योजना, ये जो आपकी महिलाओं से संबंधित योजना है वो आपकी योजना है। ये भी आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके भी
कलाम ने अलग से सीट दी है, पूरी योजना की एक बिल्कुल सीट दी है पूरा क्लियरिफाई करके। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सत्य है ये तो बिल्कुल। इस योजना का मार्च 2024 जयपुर, बीकानेर, फलोदी में प्रोजेक्ट के तौर पर चला गया। देखो मार्च 2024 में आपके जयपुर, बीकानेर, फलोदी में नहीं चला गया। मार्च 2024 की बात करें हम, मार्च 2024, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला गया था आपका भरतपुर, बारां और फलोदी के अंदर, भरतपुर, बारां और फलोदी के अंदर। ठीक है, तो आपका गलत हो गया। कौन सा कथन आपका दूसरा? तो मैं सत्य कथन पूछा था आपका, केवल पहला सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। और माँ वाउचर योजना है, ये माँ वाउचर योजना शुरुआत कब होती है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 17 सितंबर 2024 को शुभारंभ होता है इसका। ठीक है, ये भी आप याद रखना डेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तन करके कर दिया है। तो बाल गोपाल योजना है, इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है आपका सुपोषित बाल योजना के रूप में, पीएम बाल गोपाल योजना के रूप में, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के रूप में, मुख्यमंत्री पोषित बाल योजना के रूप में। तो ये कर दिया आपकी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका। वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम एवं इंदिरा महिला एवं बाल विकास संस्थान का विलय कर इन्हें किस नाम से शुरू किया है? जो तीनों योजनाएं थी इनका विलय कर दिया गया, उसको किस नाम से अब शुरू किया गया है? कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम में, कालीबाई भील संबल योजना के नाम में, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के रूप में, या मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के रूप में। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका कालीबाई भील संबल योजना, इनका नाम कर दिया गया। तीनों को मर्ज करके एक ही बना दी योजना बना दी गई। और कौन सी आपकी कालीबाई भील संबल योजना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हम। लाडो प्रोत्साहन योजना, निम्न कथनों पर मैं विचार करना। चलो विचार करते हैं आपका लाडो प्रोत्साहन योजना की। यहाँ पर देखो, इस योजना का संचालन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग नहीं करता है। इस योजना का संचालन है कौन सा विभाग करता है? आपका महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। इसके लिए बालिका पात्र है कब? जिसका जन्म 1 अगस्त 2024 से हुआ। बिल्कुल सही है। तो इसका उपरोक्त कथन कौन सा आपका सत्य कथन है? तो आपका केवल 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आप उन किस्तों का याद कर लेना, किस्त जन्म के समय कितनी है, ग्रेजुएशन के बाद कितनी है, इसी हिसाब से आप दी जाएगी। मान लाडो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसको आप देख लेना एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना है किस द्वारा किया जाता है? सामाजिक कल्याण एवं न्याय विभाग द्वारा, महिला आधारिता निदेशालय द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो ये किया जाता है आपका महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा। किसी को याद ना हो तो ये टॉपिक भी याद करना, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका महिला सशक्तिकरण आपकी टॉपिक है। तो टॉपिक में देखो यदि महिला संबंधित आता है, और यदि आपको नहीं आता है तो महिला वाला ऑप्शन जरूर करके आना। ठीक है, महिला अधिकारिता निदेशालय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, बाकी तो आप पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपका एनपीएस योजना है, इसका वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है, यह हमें बताना है। देखो, बच्चों को बचत की आदत पैदा करना नहीं, उच्च शिक्षा अभिभावक को ऋण प्रस्ताव करना नहीं, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं योजना बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य यही है, वात्सल्य योजना। और इस योजना की एनपीएस वात्सल्य योजना है, ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 18 सितंबर 2024 को। कब हुई थी आपकी? 18 सितंबर 2024 को खांसी हुई थी इसकी शुरुआत दिल्ली से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसका लक्ष्य असत्य कथन बताना है इसमें। इसका लक्ष्य 2024 से 2029-30 नहीं है, कहाँ तक आपका 2025-26 तक है। 2025-26 तक 14,500 चयनित महिलाओं स्वयं सहायता समूह का ड्रोन उपलब्ध करा जाएगा। अब ये सही हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ पर 2025-26 होता तब सही होता, यानी नहीं तो ये क्या है आपका गलत है। तो ऐसा तक कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। वैसे देखिए आंसर यहाँ पर 24-26 आना चाहिए। बाकी देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों कथन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कथन इंपॉर्टेंट है आपका। केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में ड्रोन सहायता उपकरण तथा सहायक शुल्क लागत 80%, अधिकतम 8 लाख रुपए महिला एसएचजी को दिया जाएगा। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना, कोर्ट में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी करंट के क्वेश्चनों का लेवल भी चेंज कर दिया है इसने, फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, कोर्ट के रूप में पूछती है। बाकी जो क्वेश्चन पूछ रही है अभी जो कम महत्वपूर्ण है, कौन से कम महत्वपूर्ण, जैसे ईओआरओ के आपने 20 क्वेश्चन देखे हैं करंट के,
तो वो बिल्कुल यानी कि मान लो उसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नए मौके में तो जिन्हें हम छोड़ते हैं कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता, वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखना। आजकल आरपीसी का करंट के प्रति भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये भी आप याद रखना। एसएचजी को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा ऋण 3% दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी प्रतिशत दर से? 3%। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में योजना कोटा जिले की गड्ढेबांध से शुरू हुई थी, ये भी आपका सही है और इंपॉर्टेंट भी बनता है। ये पूछ सकते हैं कि आपका नमो ड्रोन दीदी योजना राजस्थान में किस जिले से शुरुआत हुई? कोटा से। और यह किस स्थान से शुरू हुई? तो गड्ढेबांध से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना कौन सी आपकी? जो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को कितने रुपए तक की शिक्षा 75% क्रेडिट गारंटी बैंकों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी? 10 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो ये दिया जाएगा आपका 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी अनुदान राशि दी होगी? SC/ST बीपीएल परिवार को 18 वर्ष की हो, ठीक है, और SC/ST की और बीपीएल परिवार की 18 वर्ष की लड़की अपनी, और लड़की शैक्षिक योग्यता स्थान कर दी गई है, पास कर लिया, मतलब BA या BSc या BCom पास कर लिया, तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? 41,000 दी जाएगी, 31,000 दी जाएगी, 51,000 दी जाएगी, 61,000? तो दी जाएगी आपकी 51,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 64 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस नाम के साथ एकीकृत है? तो ये बताओ आपको, बेटी बचाओ बेटी योजना है वो किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है? किस राज्य की योजना नहीं है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट में बताना किसके नहीं है। अन्नदाता सुरक्षा या सम्मान योजना, नंदिनी सहकार योजना, मिशन शक्ति या कालीबाई बिल उड़ान योजना? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिशन शक्ति के रूप में इसको एकीकृत कर दी गई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गया अभी। देखो, डायरेक्शन दिए हुए, निर्देश दिए हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो। यानी नीचे दिए गए वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों को सही विकल्पों में चुनना है। सी डेज दिस नॉवल फॉर ए फ्यू डेज। तो इसमें क्या आ रहा है कि वह कुछ दिनों से नॉवेल पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है या ना चाहिए आपका। तो इसका क्या अर्थ होता है? देखो, हैज बीन रीडिंग, इसका मतलब होता है पढ़ता रहा हूँ, कुछ दिनों से नॉवेल पढ़ता रहा हूँ। फ्यू डेज से वह नॉवेल पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ हो रहा है आपका हैज बीन रीडिंग, यानी कुछ दिनों से वह नॉवेल पढ़ रहा है। हैव बीन रीडिंग इसका मतलब होता है पढ़ते रहे हैं, तो पढ़ते रहे तो नहीं होगा क्योंकि कुछ दिनों से क्या हो रहा है? नॉवेल पढ़ रहा है। इज रीडिंग है पढ़ रहा है यानी पढ़ रहा भी नहीं, कुछ दिनों से, तो कुछ दिनों से क्या पढ़ता रहा हूँ। वाज रीडिंग भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हैज बीन रीडिंग। सी हैज बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि वह कुछ दिनों से नॉवेल पढ़ता रहा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुछ दिनों से नॉवेल पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि सी हैज बीन आ रहा ना, रहा हूँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या आपका? सी डेज ऑल द डिटेल्स बिफोर सी नरेटेड इट टू द टीम। तो इसमें क्या दिया हुआ हमें? उसने जो अपनी जो टीम है, जो डिटेल्स है, उसने जो डिटेल्स है, ऑल डिटेल्स यानी पूरी जानकारी है, बिफोर के पहले, नरेटेड इनटू द टीम पहले से ही दे दी। ठीक है, पहले से पूरी जानकारी दे दी, तो इसका क्या अर्थ होगा आपका? वेरीफाइड का मतलब होता है सत्यापित करता हूँ, वेरीफाइड का होता है सत्यापित, द हैड वेरीफाइड का अर्थ क्या होता है आपका? सत्यापित किया था, और विल वेरीफाई का अर्थ क्या होता है आपका? सत्यापन करेंगे। तो इसमें क्या अर्थ हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3 आंसर होगा या 2? 3 होगा, इसमें हैड वेरीफाइड होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? देखो, सी उसने सारी डिटेल पहले से ही सत्यापित कर दी थी, ये यानी हेड वेरीफाइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। इफ दे हैड मनी दे डैश दिस हाउस। तो इफ दे हैड मनी, यदि उसके पास, अगर उनके पास पैसा होता, दे डैश हिज हाउस, तो उसको क्या कर लेते? खरीद लेते, वुड बाय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। इट इज हाई टाइम सी डैश हर। इट इज हाई टाइम सी डैश हर दिया हुआ हमें, तो इसका अर्थ क्या है आपका? इसका अर्थ है आपका, देखो, रीच का मतलब क्या होता है आपका? रीच का मतलब होता है आपका पहुंचना, या रिच डेड का पूछ गया और पूछता है, या पूछ गया था। तो 69 का देखो क्या होगा? ही इट हाई टाइम सी रिच्ड या रिचेज। अब वह समय आ गया है कि वह पहुंच गया है, तो रिचेड आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। द टीचर सेड दैट द सन डैश स्टेशनरी है ना, तो क्या आएगा आपको ब्लैंक में?
इज आएगा, आर आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, तो इज आएगा आपका ऑप्शन नंबर 70 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, द टीचर ऑल द स्टूडेंट, द टीचर ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट हु वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे क्लास के अंदर, तो टीचर ने क्या किया उनके लिए, टीचर ने उनके लिए क्या, ऑप्शन देखो कौन सा आएगा, हैड पिनिश्ड, उनको दंड दिया, दंड किया था, या पिनिश्ड या दंडित होना था, या पिनिश्ड दंड देता है, या पिनिश या दंड देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गेतर के अंदर ऑप्शन नंबर 2, पिनिश्ड दंड देता है ना, दंडित होना था। तो ये गेतर का आंसर हो जाएगा, ब्लैंक में पिनिश्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। विक्रम डिड नॉट नाउ दैट यू ब्लैंक हेयर, शिफ्ट्स, शिफ्टेड, हैड शिफ्टेड या विल शिफ्ट। यानी यार क्या विक्रम नहीं जानता कि वो उस स्थान पर रहता है या नहीं रहता है, स्थानांतरित हो गया है। तो इसका बेहतर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेहतर में कौन सा आएगा, ब्लैंक में 3, हैड सर्टिफाइड, क्या स्थानांतरित हो गया था। विक्रम नहीं जानता था कि वह उस स्थान पर चला गया, उस स्थान पर रहने लगा, स्थानांतरित हो गया। तो हैड शिफ्टेड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा बेहतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सी ब्लैंक हर ज्योग्राफी लेक्चरर वेरी एवरी इवनिंग, जो आपकी ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं वो एवरी इवनिंग चलते हैं, तो क्या होगा आपको अटेंड्स होगा, वो ना भाग लेता है। सी वो हर रोज इवनिंग भाग लेता है, अटेंड्स आ जाएगा ऑप्शन नंबर 73 में एक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74, योर एक्शंस ब्लैंक योर चैरिटर, जो आपके डिफाइंड, डेफिनिज, हैज डिफाइंड, विल बी डिफाइंड, जो आपके कार्य है वही आपका चरित्र डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका 74 में आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वैसे तो 74 को डिलीट कर दिया कलाम ने, क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कुछ सर्टिफाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हेमंत ब्लैंक फॉर यू हर सिंस 2 PM। तो हेमंत है वो 2 बजे से आपका इंतजार कर रहा है, किसका, हैज़ बीन वेटिंग आएगा, हैज़ बी वेटिंग आएगा, हैड बीन वेटिंग आएगा, हिज वेटिंग आएगा। तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा हैज़ बीन वेटिंग, यानी कि हेमंत इंतजार कर रहा है 2 बजे से, ठीक है, इंतजार कर रहा है कौन, हेमंत 2 बजे से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा कि हमने मैंने 10 पूरा एनालिसिस कर लिया है, और मैं आपको कुछ बताने वाला था वो भी बता देता हूँ अभी। आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, एनालिसिस कैसा लगा उसका तो आप कमेंट बताएंगे, क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी देखो हमारा जो 250 प्लस ग्रुप है, टारगेट प्लस ग्रुप है हमारा, 250 प्लस ग्रुप है, उसमें बच्चे दोस्त जुड़े हुए हैं उसमें। इस ग्रुप की देखो जीके की फीस है, इसकी फीस है आपका देखो ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ फीस देगी इस ग्रुप की, कितनी 50 रुपीज़ ग्रुप थी 12 जनवरी से ही। अभी भी काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि 12 जनवरी से टेस्ट होने हुए थे, उसकी पीडी मिल जाएगी। तो यहाँ देखो इसमें 50 रुपये में देखो हमने क्या दिया है, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों के लिए देखो हम ज़्यादा प्रचार नहीं करते और आपको किसी को बताना नहीं। इन चीज़ों में क्या है, देखो कंप्लीट टेस्ट PDF है, टेस्ट PDF है, ठीक है, जो आपकी 12 जनवरी वाली की बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो दूसरा क्या है, कंप्लीट बुकलेट है, बुकलेट्स है, ये भी हमने दिए। और कोई पेड ग्रुप है उसको पूछ लेना। और बाकी तीसरी चीज़ है इसमें जो आपके ओल्ड टेस्ट हुए थे 10, वो भी है आपके 10 जो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो रहे हैं, वो तो मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ, फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू डाल रहा हूँ उस टेलीग्राम चैनल पे, पेपर एनालिसिस पॉइंट, जो आपका लिंक नीचे दिया हुआ होता है, उसमें आप देख सकते हो। प्रत्येक बुधवार को होता है वो टेस्ट, कब होता है, प्रत्येक बुधवार को होता है। अभी तो पूरा होने वाला है, आज मेजर 2 है, कल वो मेजर 2 है, फिर उसका फाइनल टेस्ट है, वो कंप्लीट दिए। और इन 10 बुक की 10 जो शॉर्ट बुक है ये दी हुई है। बाकी देखो इनके अलावा कलाम की पूरे नोट्स है इस ग्रुप में, अपडेटेड नोट्स है, इंपॉर्टेंट बुक है, बुक्स है, बुक की PDF है, मतलब सभी PDF ही है। और यहाँ पर जो आपको मैटर दिया जाता है ना, इंपॉर्टेंट मैटर अलग से, वो भी दिया गया है। ये आपकी 50 रुपये फीस है, और 50 रुपये की फीस में बहुत कुछ दिया गया है इसमें। और 250 प्लस है बंदे जुड़ रखे हैं इसमें, जो आपके 12 जनवरी को जुड़ गए थे ये सभी। फिर हमने इसका प्रचार नहीं किया क्योंकि ज़्यादा हम प्रचार नहीं करना चाहते थे। और बाकी कभी भी ग्रुप में भी लिंक नहीं डाला इसका, लेकिन फिर भी यदि लास्ट टाइम यदि आप पेपर एनालिसिस करना चाहते हो ऑफलाइन प्रिंट कटा के, केवल पेपर है तो पेपर का भी आपको बता दिया जाएगा केवल पेपर के लिए कितनी फीस रखी जाएगी। क्योंकि अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दोस्त बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ पेपर चाहिए, तो पेपर के लिए भी आपको फीस बता दी जाएगी ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट का ग्रुप है, इसके तो लिंक आपको इसमें दे जाएगा। ये मेन ग्रुप है, इसमें कोई लिंक नहीं मिलेगा आपका, इसमें आपको जुड़ना है। इसमें जुड़ने के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड की लिंक मिलेगी, ऊपर जाओगे स्क्रॉल करोगे, टेस्ट के साथ आपकी फर्स्ट ग्रेड की लिंक दी हुई है, फर्स्ट ग्रेड ग्रुप की, टारगेट फर्स्ट ग्रेड। उस ग्रुप में ऊपर जाके आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पेड ग्रुप का नाम मिलेगा, पेड ग्रुप, वहाँ पर विक्की चौधरी नाम आएगा, विक्की चौधरी।
इस बंदे को मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर यदि उनका हैंडल देना चाहूँ मैं, यदि उनका मैं टेलीग्राम हैंडल देना चाहूँ तो टेलीग्राम हैंडल है उनका @wiki, जो VIKKI और क्या था आपका CHOUDH चौधरी RY चौधरी 101। ये उनका नंबर मतलब टेलीग्राम हैंडल है, इन पर आप बात कर सकते हो और आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज पेपर मिल जाएंगे इसके अंदर ऊपर। और इसके अलावा आप यदि सब्जेक्ट के पेपर लेना चाहते हो, सब्जेक्ट के पेपर इनके पास मिलेंगे आपकी ज्योग्राफी मैथ्स और आपकी हिंदी और आपकी बायोलॉजी के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस ग्रुप की जो फीस है वो 100 रुपये है, ये भी याद रखना। चलो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि लास्ट टाइम ही आपको पेपर एनालिसिस करना होता है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी। बाकी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए। और बाकी आपको ये हैंडल पर नहीं मिले तो आप पेपर एनालिसिस पॉइंट में ग्रुप में जुड़ सकते हो। जुड़ने के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी ऊपर, क्योंकि टेस्ट के साथ लिंक डालते हैं उसमें ना, फिर उसमें जाके आप ऊपर जाके विकी चौधरी को मैसेज कर सकते हो। इसमें 101 में बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल शेड्यूल वाइज पूरा पेज में हमें जचा है। और ये सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप भेजे जाएंगे, पूरा मैटर आपको व्हाट्सएप। और जो बाकी ये नोट्स वगैरह ये है, ये नोट्स बुक और टेस्ट वगैरह ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। और बाकी न्यू वाली टेस्ट सीरीज पूरी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप में। और पैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जुड़ोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी पहले वाला मैटर आपको पर्सनल भेजा जाएगा। पर्सनल यानी खुद के नंबर, जिस नंबर भेज रहे हो आप उसमें पहले पूरा मैटर भेजा जाएगा, ठीक है, पहले वाला। और आगे वाला मैटर उसमें आ जाएगा, क्योंकि 10 टेस्ट हो चुके, 10 टेस्टों की पूरी PDF वहाँ पर डाल दी गई। थैंक यू। फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये मैंने दे दी। चलो इसी के साथ हम इस क्लास को भी समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और एनालिसिस भी करना भी बहुत जरूरी है। पेपर का एनालिसिस भी करना चाहिए तो वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।